वेलकम टू करियर विल ऐप। तो गाइस कैसे हो आप लोग, और आज आपकी पहली क्लास यहाँ पे नए बैच के लिए। तो पहले तो ये बता दीजिए आप सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन कर गए हैं, वीडियो और ऑडियो जो है वो बिल्कुल ठीक आ रही है? तो एक बार जल्दी से बता दीजिए कि सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। यस, पहले तो ये बैच या पहली क्लास शुरू करने से पहले दो पार्ट जो है ना वो हम आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। एक तो ये कि इस बैच का पूरा जो क्लासेस हैं वो कैसे रहेंगी, यानी कि इस पूरे ड्यूरेशन जो हम 4-4.5 महीने एक साथ जो निकालने वाले हैं उसके पूरे दौरान हम क्या करने वाले हैं, और किन किन एग्जाम के लिए बिल्कुल जीरो से भी नीचे आके मैं पढ़ाऊंगी। चिंता ना करो आप, नेगेटिव में आके पढ़ाऊंगी, नेगेटिव से शुरुआत करूंगी। देखिए जब भी ये क्लास शुरू करते हैं तो मैं ये भूल जाती हूँ कि मैं उन बच्चों को पढ़ा रही हूँ जो कभी 9th-10th भी पढ़े होंगे, है ना। मतलब ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप पढ़े हैं। पर जब मुझे आपको ये सिखाना है कोई भी बायोलॉजी, या मुझे आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ाना है, तो मुझे ये सोच के पढ़ाना पड़ेगा कि मैं उन लोगों को पढ़ा रही हूँ जिनको शायद उस चीज की कोई नॉलेज नहीं है, तभी मैं अच्छे से आपको पढ़ा भी सकती हूँ। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद दिस। कुछ नहीं, एक बार आप रिफ्रेश करिए, कुछ नहीं अटकेगा। देखिए पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि ये बैच क्या है और ये किस किस चीज के लिए यूजेबल होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपका ये जो बैच पूरा चलने वाला है, ये ड्यूरेशन 4 महीने इसलिए रखी जाती है कि इन केस अगर हमारा कोर्स कभी भी किसी भी टाइम पे एक्सटेंड हो जाता है, जैसे पिछले वाला जो कोर्स था उसकी ड्यूरेशन भी 4 महीने थी, लेकिन कोरोना की वजह से जो दिक्कतें आई उसकी वजह से ये बैच जो है वो 6 महीने से ज्यादा चलते हुए हो गया, राइट। लेकिन इस बैच में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी सारी क्लासेस जो है वो ऑन बोर्ड ही होंगी, तो उसका टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग, आराम से सारी क्लासेस बोर्ड पे होंगी। पिछले बैच में बच्चों को ये सफर करना पड़ा था कि उनको कुछ क्लासेस ओबीएस सिस्टम पे देखनी पड़ी थी, राइट। सो स्टार्टिंग विद दिस क्लास, आज है आपकी 14 अगस्त, और ये डेट मैंने इसलिए चुनी है ताकि आपको याद रहे कि आपका ये बैच कब शुरू हुआ था। 15 अगस्त है कल आपकी, है ना, मतलब हमारी 15 अगस्त है यहाँ पे। तो आज से आपकी ये क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है। क्लास आपकी जो होगी वो मंडे टू फ्राइडे होगी। टाइम आपको पता है 7 to 8 PM जो है वो आपकी क्लास ये होने वाली है। यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों साइंस के जो पार्ट होते हैं उसको कवर करने वाले हैं। दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे साइंस के, उनको डिटेल में थ्योरी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डिटेल में हम इसकी पूरी जो थ्योरी पार्ट है उसमें उसको हम कंप्लीट करेंगे। नाउ जब आप ये चीजें पढ़ते हो तो मेरा यहाँ पे ये मानना है कि जब भी आप ये चीज पढ़ो तो आपका मेन फोकस यहाँ होना चाहिए कि जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, यानी कि कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। आप सिर्फ चीजों पे फोकस करोगे, समझने पे, लिखना कुछ भी नहीं है आपको, अनलेस एंड अनटिल जब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं तब आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। पेपर पेन लेके आपको बैठना है ताकि घर वालों को ये ना लगे कि सिर्फ फोन में क्यों झांक रहा है भाई हमारा बच्चा, है ना। तो पेपर पेन लेके हमेशा बैठना है ताकि आप अपने हाथ से कुछ लिखो और आपका ब्रेन कहीं एंगेज ना हो। आपको इसकी जितनी भी टोटल पीडीएफ हैं, यानी कि थ्योरी की जितनी पीडीएफ है वो सारी की सारी बराबर यहाँ पे मिलेंगी। उसके अलावा आपको एमसीक्यूज मिलेंगे बायो के, लिमिटेड हैं, ठीक है, लिमिटेड। दूसरा यहाँ पे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, बिकॉज देखो अभी रिसेंटली ना जो भी 2019 में जो पेपर हुए थे उसमें एक ट्रेंड था कि फिजिक्स के अंदर ना न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। न्यूमेरिकल से ना 2 काम हो जाते हैं। न्यूमेरिकल से देखो एग्जामिनर जो होते हैं ना वो हमसे ज्यादा चालाक है ना। न्यूमेरिकल करवाने से या न्यूमेरिकल देने से उनके 2 काम हो जाते हैं। एक तो वो आपकी एबिलिटी जो होती है क्वेश्चन को जज करने की वो समझ जाते हैं, दूसरा उस क्वेश्चन में अप्लाइड जो फॉर्मूला है ना उसको समझ जाते हैं कि जो फॉर्मूला अगर हमने पूछा है ना वो इस बच्चे को आता है कि नहीं आता। तो न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड मुझे इतने साल पढ़ाने के बाद ये भी चीज का खूब अच्छे से आइडिया लग गया है कि 80% बच्चों को ना थ्योरी समझ आती है लेकिन न्यूमेरिकल्स कहीं दूर दूर तक समझ नहीं आते हैं। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द न्यूमेरिकल्स कि फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ना आपके आ जाए यहाँ पे। और तीसरी चीज केमिस्ट्री पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री का भी गड़बड़ ही रहता है। केमिस्ट्री में भी आधे कॉन्सेप्ट जो है ना वो कभी अपने को समझ आते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल रेलवे के बेस्ड, और देखो अभी तक जितने भी एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स पूछे
मुझसे कहें मैं उसी लेवल पे रखूंगी आपको चीजों को, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को कोई लिमिट नहीं है, दे कैन बी एक्सेसिवली डिफिकल्ट, तो उतना हमें करना क्यों है ना। देखो हमें इनमें से किसी सब्जेक्ट पे पीएचडी नहीं करनी, हमें बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पे पीएचडी नहीं करनी कि हम उसको अलग से पूरा लेके बैठना है। हमें इतना करना है कि हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना पूछे, मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जाए जो आपको पता ही ना हो कि भाई ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ये वाली कोई चीज आपकी नहीं होना चाहिए, राइट। तो बिल्कुल अभी सारी चीजें जो है वो जितने भी आपके स्टेट सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उनमें इस कोर्स के जितने भी चीजें कराई होंगी उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। रेलवे का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, 99% क्वेश्चन जो है वो यहीं से आते हैं। एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है तो वो किसी को भी नहीं आता, एक आध बच्चे को आ जाए तो आ जाए, नहीं आएगा। बिल्कुल जितनी भी चीजें आप करोगे रेलवे के लिए, एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस का जो आपका एग्जाम आने वाला है उसमें, या फिर आप किसी भी स्टेट सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे बिहार की अगर हम बात करते हैं, और मे भी अरे कोई और क्यों पढ़ाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाऊंगी आपको। जिसको यहाँ पे कुछ भी इधर से डाउट है ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैं ही कराऊंगी आपको, है ना। यहाँ पे देखो जब आप एज अ सिंगल स्टूडेंट यू कैन, आप लोग मैथ्स भी पढ़ते हो, रीजनिंग भी पढ़ते हो, इंग्लिश भी पढ़ते हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी चीजें पढ़ते हो, तो साइंस एक अकेला सब्जेक्ट है। साइंस के लिए आपको ना 3 टीचर्स तब चाहिए जब आपको उसमें पीएचडी करनी है। अपने को पीएचडी नहीं करनी, अपने को सरकारी नौकरी चाहिए, और वो सरकारी नौकरी के लिए जितना चाहिए ना ज्ञान, उतने से ज्यादा ज्ञान जो है ना वो मैं आपको दे ही दूंगी। बिल्कुल बिहार के लिए भी जो है ना वो आपका, देखो आगे आने वाले 1 साल के अंदर या आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, दिस इज वन टाइम बैच। एक बार साइंस की आप पूरी तैयारी करिए और सारा पार्ट जो है ना वो कंप्लीट करिए, ठीक है। अब बस अब इतना टेंशन क्या ले रहे हो, इतने सारे क्वेश्चंस पूछ कैसे लेते हो आप लोग हैं। आज की क्लास में ना मैं आपको बायोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट बता दे रही हूँ। ब्लड जो है ना वो उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल मिलेगी भैया आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको सारी सीडीएस वगैरह के एग्जाम के लिए जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे करेंगे। मैं कहाँ से हूँ उससे मतलब नहीं होना चाहिए, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसके लिए ये यूजेबल है वो आपसे मतलब होना चाहिए। अच्छा पहले जो है ना वो हम यहाँ पे बायोलॉजी से शुरू करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री पे आते हैं। रीजन मैं आपको बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट आप कोई भी शुरू कर लो पहले, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि बायोलॉजी का जो कोर्स है ना वो इन दोनों के कोर्स के बराबर है। जितने दिन में आप बायोलॉजी कवर करते हो, बायोलॉजी कवर करने में कम से कम जो है ना वो 75 क्लासेस लगती हैं। 75 क्लासेस में ना बायोलॉजी कवर होती है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के 75 क्लासेस में कवर हो जाती हैं। तो बायोलॉजी काफी बड़ा सब्जेक्ट है, तकरीबन 22 चैप्टर जो है ना वो आपके बायोलॉजी में आते हैं। जबकि अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो फिजिक्स में आपके 10 चैप्टर और केमिस्ट्री में 8, 18 चैप्टर टोटल आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में होते हैं। तो ये दोनों कवर करने के लिए अपने को उतना टाइम लगता है जितना बायोलॉजी को लग रहा है, इसलिए 75 क्लासेस बायोलॉजी की जो सबसे ज्यादा है, इसलिए हम बायोलॉजी पहले करते हैं। और बायोलॉजी में आपके पास कंटेंट लर्न करने के लिए बहुत ज्यादा होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप समझोगे तो आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 20% आपको चीजें लर्न करनी पड़ेगी। बायोलॉजी में उल्टा है, बायोलॉजी में आपको 20% चीजें जो है ना वो ऐसा है कि जब आप समझोगे तभी आएंगी, नहीं तो 80% चीजें ऐसी हैं जो लर्न करनी ही पड़ेंगी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप थोड़ा सा हम बायोलॉजी जो है ना इसलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पहले बायो ही स्टार्ट करेंगे, क्लास के साथ नोट्स नहीं बनवाएंगे, आप चीजें समझेंगे। अगर मैं जो लिख रही हूँ वो आपको लिखना है तो आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज जो भी मैं बोलूंगी उससे एक्स्ट्रा कंटेंट आपको मिलेगा। वैलिडिटी इस कोर्स के खत्म होने के 2-3 महीने तक आपके पास रहता है, तो उसका आप टेंशन ना लो। वैलिडिटी देखो, वैलिडिटी खत्म होने का इंतजार आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें एक साथ चलती हैं और हर चीज जो है ना समझ में आती है। अच्छा इसके अलावा मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप मेंटली प्रिपेयर होइएगा इस चीज के लिए कि आपकी सैटरडे और संडे, हर सैटरडे संडे नहीं, कुछ स्पेशल सैटरडे संडेज को आपकी साथ में ना इसी में मैराथन क्लासेस भी होंगी। अभी मैराथन वर्ड समझ नहीं आता, लेकिन आप लोग को ज्यादा समझ आता है
इसलिए मैं बता दे रही हूँ। मैराथन क्लासेस का मतलब है कि जब हम लाइट चैप्टर करते हैं फिजिक्स का, जब हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर करते हैं केमिस्ट्री का, जब हम ह्यूमन डिजीज चैप्टर करते हैं बायोलॉजी का, या हम जनरली विटामिन्स वाला पूरा चैप्टर यानी कि न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है वो हम करते हैं बायोलॉजी में, जिसको हम मानव पोषक या मानव पोषण बोलते हैं। लाइट में प्रकाश जो हमारा पूरा चैप्टर है, या आवर्त सारणी जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं, तो ये क्लासेस होती हैं 1 घंटे में नहीं हो पाता है। तो ये आपकी सैटरडे संडे जो है वो आपकी 3-3 घंटे की क्लास हुआ करेंगी, और जिस हफ्ते हुआ करेंगी उससे प्रायर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगी। जब ऐसे चैप्टर आया करेंगे उससे पहले ही मैं आपको बताया करूंगी कि इस सैटरडे या इस संडे आपकी 3 घंटे की क्लास होने वाली है। तो इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। पिछले वाले बैच में ना बच्चों ने ना आराम से मुझे मतलब ये एक बार भी मैराथन क्लास लेने नहीं दी कि बड़ा रहता है, टाइम रहता है, 3 घंटे हम पढ़ नहीं पाते हैं। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कैसे आपकी चीजें आपकी होती हैं, कैसे आपकी चीजें जाती हैं। ठीक है मनीष, वैलिडिटी प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्लास ऑलरेडी आप इतना समझ लोगे या कर लोगे कि आप खुद ही नहीं देखोगे बाद में। ओके लेट्स स्टार्ट विद दिस। एक बार मैं आज आपकी क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कल की क्लास में नहीं आए थे उन लोगों के लिए मैं आपको चीजें थोड़ी सी मैं बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी सिस्टम से शुरुआत करते हैं, देखो हमें समझना हमारे शरीर से है सारी चीजें। ये 4.5 महीने हमारा शरीर हमारा साथ देने वाले है ना। जब हम ये चैप्टर्स करते हैं या जब हम ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज ये होना चाहिए क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है, दिमाग कैसे एक्टिवेट करना है, नसें कैसे आपकी काम करेंगी, हमारा कंकाल तंत्र हड्डियां जो है वो कैसे काम करेंगी, मुझे बोलने में कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, मुझे बोलने में मेरी कौन सी हड्डी जो है ना वो चल रही है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो मेरे हाथ की कौन कौन सी हड्डियां या कौन कौन सी नर्व्स या कौन कौन सी मसल्स जो है वो काम कर रही है, ऐसा कौन सा मेरा ऑर्गन है जो पूरे 24 घंटे काम करता है, ऐसा मेरा कौन सा ऑर्गन है जिसके जरा भी खराब होने पे मेरा पूरा शरीर खराब हो सकता है। ये सारी चीजें जो है ना वो हमको समझना जरूरी है, तभी हमें बाकी की सारी चीजें समझ आएंगी। तो हम यहाँ पे जो हमारी क्लास होगी यानी कि जो हमारा बायोलॉजी का सेक्शन है वो इसको हम मानव शरीर प्रणाली यानी कि ह्यूमन सिस्टम से शुरू कर रहे हैं। किससे शुरू कर रहे हैं? ह्यूमन बॉडी सिस्टम से, यानी कि मानव शरीर प्रणाली या मानव शरीर तंत्र जिसे हम कहते हैं। हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम यानी कि हमारा जो तंत्र है, हमारी जो बॉडी के सिस्टम्स हैं उनको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? हम उनको डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स में? 8, राइट। 8 क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो सेक्शन है बॉडी का वो इस तरीके से हमारा बनवाया गया है। देखो भगवान जी ने ना हमारी बॉडी को एकदम परफेक्ट मशीन बना के भेजा है। इस मशीन में अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ खराबियां तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन ये शरीर जिस हिसाब से बनाया गया है या ये शरीर जिन चीजों के लिए बनाया गया है उन चीजों को तरीकेबद्ध उससे करना होगा हमने को। वीडियो स्टेबल नहीं है, व्हाट एक्चुअली दिस मींस वीडियो स्टेबल नहीं है। कितना टेंशन लेते हो आप लोग हैं कि वीडियो मतलब ये कितना टेंशन है ना। पीडीएफ तुरंत मिलेगी, पीडीएफ बाद में मिलेगी, पीडीएफ कब मिलेगी, पहले मिलेगी। अरे आपका मेन फोकस होना चाहिए कि अगर आप ये कोर्स लेते हो तो इन 4.5 महीने में आपकी साइंस परफेक्ट होना चाहिए, और इस चीज के लिए इतना क्वेश्चन क्या ही करना आपको है। ओके राइट, लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखिए मानव शरीर प्रणाली या तंत्र सिस्टम में हमारे पास टोटल कितने सिस्टम्स होते हैं? 8 सिस्टम होते हैं। एक बार रिवाइज मैं करा दे रही हूँ, फिर आज की क्लास आपकी फोकस रहेगी ह्यूमन ब्लड के ऊपर, ठीक है, मानव रक्त के ऊपर। पहले सिर्फ आप रिवाइज करिए चीजों को ताकि आपको समझ आए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा यहाँ पे होता है। दूसरी चीज, खाना खाएंगे तभी तो हमें ऊर्जा आएगी ना सोचने के लिए, बोलने के लिए। दूसरा हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जिन बच्चों ने कल की एक दिन पहले जो
क्लास हुई है वो नहीं करी है, इसलिए मैं ये रिवाइज करा रही हूँ। फिर हम सीधा ब्लड वाले टॉपिक पे आएंगे, श्वसन तंत्र जिसको बोला जाता है। तीसरा हमारा क्या होता है, परिसंचरण तंत्र। आपने खाना खाया, आपने सांस ली, आपने खून बनाया, इस खून को सर्कुलेट करने के लिए या इस खून को शरीर के अंदर दौड़ाने के लिए आपके बॉडी में एक सिस्टम होता है विच इज नोन एज व्हाट, दी सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट, सर्कुलेटरी सिस्टम। चौथा जो है परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद आपका यहाँ पे आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र। आपने कुछ खाया, आपने कुछ खून बनाया, आपने अपनी बॉडी के अंदर काफी सारी एक्टिविटीज की, तो आपके बॉडी के अंदर से कुछ वेस्ट मटेरियल निकलेगा, कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो है वो निकलेगा। आप कोई भी काम करते हो तो उसमें वेस्ट मटेरियल निकलता ही है। एज एग्जैक्टली एज दैट आपने बॉडी के जब ये तीन फंक्शन करते हो, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो आपका जो वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकालता है वो यहाँ पे उसके लिए हेल्पफुल है। पांचवा सिस्टम जो इन सब के इंटरकनेक्टेड नहीं है पर इनसे रिलेट करता है, दैट इज नर्वस सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम के बाद आपके पास आता है स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं। सेवंथ आपका आता है मस्कुलर सिस्टम, जिसको हम मांसपेशियों के नाम से जानते हैं। अब इससे आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आता है, इससे सिर्फ आपको एक दो क्वेश्चन आते हैं कि सबसे बड़ी मसल कौन सी है आपके बॉडी की, सबसे छोटी मसल कौन सी है, और आपके शरीर में कुल मिला के कितनी मांसपेशियां हैं। ये तीन क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट हैं, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे किसी स्टेट सर्विसेज का एग्जाम हो। इससे ज्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 8th पॉइंट आपका यहाँ पे नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम या मस्कुलर के बाद आपका आता है यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, राइट। और इन सारे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपका जो 9th चैप्टर आता है वो आता है यहाँ पे क्या, 9th चैप्टर आपका रहेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि प्रजनन तंत्र। रिप्रोडक्टिव यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि प्रजनन तंत्र करके जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो इन टोटल आपके 9 चैप्टर जो सिर्फ आपकी बायोलॉजी के ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले पार्ट में आते हैं, बराबर है ये चीज। उसके अलावा बायो में ह्यूमन फिजियोलॉजी के अलावा ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी कि मानव पोषण, ह्यूमन डिजीज यानी कि मानव रोग। अब आपके शरीर को एक मशीन की तरह मैंने डिफाइन किया, तो इस मशीन में कुछ ना कुछ कभी तो बीमारी लगेगी, चाहे मशीन कितनी ही अच्छी हो, जंग तो लगती ही लगती है। इसी तरीके से इस शरीर के अंदर भी, इस मानव शरीर के अंदर भी जंग लगती है। हमारे बॉडी की कोशिकाओं में भी कभी ना कभी एजिंग होती है, बुढ़ापा आता ही आता है। तो उससे रिलेटेड क्या चीजें हैं, जेनेटिक्स समझेंगे कि हमारी अनुवांशिक या हेरिडिटरी जो होती है वो क्या होता है। और इससे पहले यानी कि इस पूरे पार्ट से पहले आपकी सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको हम कोशिका और उसका अध्ययन बोलते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पौधे की पूरी जो प्रणाली होती है उसको समझेंगे, जहाँ पे अपने को फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो अपने को समझना है। और इसके अलावा आप लोगों का फेवरेट और सबसे आप लोगों को मुश्किल चैप्टर जिसको बोला जाता है जंतु जगत, एनिमल किंगडम, जब पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरे प्लैनेट पे आके कुछ पढ़ाने लग रहे हैं। एनिमल किंगडम मैंने 7-8 साल जो पढ़ाया है उसमें ये एनालाइज किया है कि सामने जो मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, उनको मैं कुछ ही पढ़ा दूं, रॉकेट साइंस पढ़ा दूं तो वो आराम से पढ़ते हैं, लेकिन जब उनको एनिमल किंगडम पढ़ाऊं तो पता नहीं क्या ही हो जाता है। हमारे आसपास ही कीड़े मकोड़े, जंतु जानवर हैं। ह्यूमन बीइंग इज इटसेल्फ अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल, बट इटसेल्फ वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ है। तो वो एनिमल किंगडम वाला चैप्टर पे थोड़ा फोकस करके चीजें पढ़ाएंगे। वो पूरा पार्ट जो है ना, वो यहाँ पे हम इस पूरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एनिमल किंगडम वाला जो चैप्टर है उसको फोकस करेंगे। उसके अलावा प्लांट किंगडम यानी कि पौधा जगत, इसको भी कंप्लीट करेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवधारियों का वर्गीकरण, ये आपके पूरे बायोलॉजी का स्टार्टिंग का चैप्टर है। बट एनीवेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट, द ह्यूमन बॉडी सिस्टम, एंड लेट्स स्टार्ट विद द
ब्लड, राइट। और ब्लड को पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कुछ चीजें जो कि आपका है सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। तो एक बार इस पे आ जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र जो है वो आपका किससे रिलेट करता है? मानव हृदय से, है ना। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि हमारे शरीर का या मानव शरीर का ऐसा तंत्र या हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम which helps us to regulate or circulate the blood in our body. That blood is actually the main composition या मानव रक्त जो होता है वो हमारे इस परिसंचरण तंत्र का सबसे आधारभूत या मूल इकाई या फंडामेंटल चीज है। इस ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं। और ये ब्लड वेसल्स आपस में जिस इंटरमीडिएट या जिस माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पंप कर पा रहे हैं वो हमारा क्या होता है? हार्ट, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? हृदय के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। सो ये चीजें आपको लर्न करनी है। दिस इज एक्चुअली डिफाइंड एज द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट हमारा लोकेट कहाँ पे होता है? हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में, दोनों लंग्स के बीच में। अगर आपको कभी भी कोई अपने हार्ट की लोकेशन के बारे में पूछे तो आपको अपने हार्ट की लोकेशन जो है वो पता होना चाहिए। देखिए, जो हार्ट आप लोगों के लिए पूरे 24 घंटे एक्टिव रहता है, आपका हार्ट इज द मोस्ट आपकी हार्ट जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 आवर्स काम करता है। हार्ट नेवर रेस्ट, इट नेवर रेस्ट इन इट्स वर्किंग। अगर इसने काम करना एक सेकेंड के लिए भी बंद कर दिया ना तो हम काम करना बंद कर देंगे। सो ऑन दैट बेसिस ये हमारा हार्ट की लोकेशन जो है वो कहाँ होती है? हमारा हृदय हमारे शरीर में हमारे दोनों फेफड़ों के बीच लोकेटेड होता है। लुक एट दिस, ये हार्ट यहाँ पे लोकेटेड है और इस साइड में हमारे क्या होते हैं? लंग्स लोकेटेड होते हैं। और हमारे इस फेफड़े ने हमारे यानी कि लेफ्ट जो हमारा फेफड़ा है उसने हमारे इस हार्ट को रखने के लिए थोड़ी सी जगह दी। इसी हार्ट से निकलती है हमारे पास बहुत सारी क्या? ब्लड वेसल्स। और इन ब्लड वेसल्स में क्या बहता है? ब्लड, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन ब्लड या रक्त करके जिसको बोला जाता है। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम ब्लड के कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो ब्लड का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होता है? उससे पहले ब्लड के आप कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण समझिए। आज की क्लास में देखिए, अगर आप में से कोई भी क्लास जो है वो आज की अगर आप क्लास देखते हो तो एक बार प्लीज करके आप क्लास से रिलेटेड एक बार ये क्लास देख के ना आप जस्ट ब्लड जो है वो थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाना चाहिए। तो आप समझ जाना कि आपको चीजें समझ आएंगी आपकी, ठीक है? हो जाएगा गौरव, ये सिलेबस भी हो जाएगा। इतना टेंशन काहे ले रहे हो आप लोग? पढ़ने से ज्यादा तो टेंशन ले रहे हो। किस किस चीज की टेंशन ले रहे हो? इस ब्लड के प्रेशर को नॉर्मल रखो भाई, नॉर्मल। ब्लड का प्रेशर नॉर्मल रहेगा ना तो पढ़ाई अच्छे से होगी। पता नहीं क्या क्या टेंशन ले रखी है, ये वो आराम। देखो, सिलेबस की जहां तक मैं आपको बात बोलूं तो अगर साइंस आ रही है किसी पेपर में तो सिलेबस हमेशा सेम रहता है। एक चीज ना आज के बाद ना मेरे दिमाग में आप डाल के रखना, चाहे वो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, कोई भी चीज है। चलो रीजनिंग मैथ्स पे नहीं जाते हैं, सिर्फ जीके और साइंस पे रहते हैं। जीके का जो ओवरऑल सिलेबस होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम में आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, किसी एग्जाम में फंडामेंटल राइट्स छोड़ने हैं, किसी एग्जाम में आपको फिजिक्स पढ़नी है, किसी में बायोलॉजी पढ़नी है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपके इंडिया के अंदर टोटल जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें साइंस का सिलेबस सेम रहता है, बशर्ते चीजें इतनी बदल जाती हैं कि लेवल चेंज हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन अलग आते हैं, तो उससे सिलेबस चेंज नहीं हुआ, उससे सिर्फ आपके पेपर का लेवल जो है ना वो चेंज हो जाता है। अगर आप रेलवे का पेपर देते हो, अगर आप ग्रुप डी का पेपर देते हो तो उसमें बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप रेलवे का ही एनटीपीसी का पेपर दोगे तो उसमें थोड़ी सी लेवल जो है ना वो बढ़ जाती है। आप अगर बिहार पीसीएस का पेपर देने वाले हो तो उसमें लेवल थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। क्या सिलेबस चेंज होगा? सिलेबस चेंज नहीं होगा। और अगर आप यहाँ पे यूपीएससी का पेपर देने लग रहे हो, 2019 में यूपीएससी के पेपर में सबसे ज्यादा बायोलॉजी के क्वेश्चन आए थे, तो क्या सिलेबस चेंज हुआ था? सिलेबस वही था, क्वेश्चन ब्लड पे ही थे, क्वेश्चन ब्रेन पे ही थे, लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी चेंज होता है। तो ये जो क्वेश्चन आप पूछते हो ना कि ये सिलेबस यही आएगा इस एग्जाम में,
तो मेरे भाई और मेरी बहनों, आप एक चीज याद रखो कि सिलेबस में कभी चेंज नहीं होता, सिलेबस वही होता है, लेवल में चेंज होता है। तो उसको करने के लिए आपको उस कॉन्सेप्ट को जीरो से लेके टॉप तक जाना होता है, A to Z पढ़ना होता है, सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। तो ये वाली चीज ना पूछिए आप, ठीक है। अब देखो, ब्लड जो है, रक्त जिसे हम कहते हैं, ये हमारी ह्यूमन बॉडी के ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं, जिनको हम आर्टरीज और वेन्स करके बोलते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, इनमें फ्लो करता है। आर्टरीज को हम बोलते हैं धमनी और वेन्स को हम क्या बोलते हैं, शिरा। और इसके अलावा बहुत पतली सी हमारे पास ब्लड वेसल्स भी होती हैं जिनको कैपिलरीज बोला जाता है। तो ब्लड इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड जिसको हम कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। ब्लड कभी भी हमारा, ब्लड को आप लिक्विड के फॉर्म में नहीं बोलोगे, ब्लड जो है ना वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, संयोजी ऊतक। ये क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज में हजारों बार आ चुका है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ व्हाट पूछते हैं, तो आपको आंसर क्या करना है, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक या संयोजी ऊतक करके बोला जाता है। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर ब्लड की जो मात्रा होती है वो 5040 ml होती है, राइट। ये अलग अलग हो सकती है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, किसी के अंदर इससे ज्यादा भी होगी, किसी के अंदर इससे कम भी होगी, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं इसकी एवरेज मात्रा लिखूं तो आपको याद रखना है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड की जो कॉम्पोजिशन है उसके हिसाब से, और ब्लड की जो मात्रा है वो कितनी रहती है, 5 लीटर जो है ना वो यहाँ पे ब्लड जो है ना वो रहता है, ठीक है। दूसरी चीज, मतलब ये आपको समझ आया, ब्लड हमारे बॉडी में आर्टरीज और वेन्स में फ्लो कर रहा है, ब्लड हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज यानी कि संयोजी ऊतक में फ्लो कर रहा है। ब्लड जो है वो हमारा 5040 ml यानी कि 5 लीटर के अराउंड हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो फ्लो करता है। हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, अगर हम ब्लड को डिफाइन करते हैं कि हमारे खून का रंग जो है ना वो लाल है, ठीक है, हमारे ब्लड का कलर जो है ना वो रेड है, तो हमारे ब्लड का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से आता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। इसको हम सिंबल क्या देते हैं, Hg। और कोई आप में से बता सकता है कि लाल रंग हमारे खून का हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आता है। अच्छा, ये जो फालतू क्वेश्चंस करने के लिए या फालतू जानबूझ के कुछ भी उल्टी सीधी चीजें करने के लिए या जान के ऐसा कमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज करके आप लोग अपना टाइम ना बर्बाद करिए। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, आपको अगर लगता है कि आप यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए, तो भाई पढ़ लो कुछ और जाके। अगर ये सब कुछ आपको आता है तो कुछ और पढ़ लो, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसे फालतू के क्वेश्चन ना पूछें प्लीज करके, ठीक है। देखो ऐसा करके ना, मैं आपको उस दिन भी बोली हूँ, आप ये करके ना आप अपना थोड़ा सा जिस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ ना उस चीज को पढ़िए, ठीक है। बोर्ड चेंज करिए, कलर चेंज करिए, ये करिए। ये पढ़ने वाले बच्चों की निशानियां तो नहीं होती है ना, ये मैं आज से नहीं पढ़ा रही, मैं 7-8 साल से पढ़ा रही हूँ बच्चे। ये पढ़ने वाले बच्चों, देखो मैं उन बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हूँ जिन बच्चों में डिटर्मिनेशन है, जिनको ये पता है ना कि उनका ये साल बर्बाद गया है, उनको अगले साल जिस भी एग्जाम को वो दे ना, उस एग्जाम को उनको बिल्कुल मेरिट के आखिरी तक लिस्ट में आके ना सरकारी नौकरी या सरकारी कुर्सी पे बैठना। और जब हम किसी पेपर को देते हैं ना, उस पेपर का एक एक क्वेश्चन याद रखिएगा। यहाँ पे रेलवे में ऐसे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो मेरिट में मात्र 0.05 से रहे हैं। मैं जानती हूँ ऐसे बच्चों को, हजारों बच्चे जो इससे पहले मैं जहाँ पे भी पढ़ाई हूँ वहां पे, चाहे आईआईटी की बात कर लो, चाहे आप मेडिकल के एग्जाम की बात कर लो, चाहे आप रेलवे, चाहे एसएससी, चाहे किसी भी स्टेट सर्विसेज की, बच्चे 0.025 मार्क्स से भी रह जाते हैं। तो हो सकता है कि इस 15-20 मिनट में जो मैं ब्लड पढ़ा रही हूँ वहां से एक क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाए जो शायद आपको मेरिट में बाहर, उधर मेरिट में बिठा दे। तो आप प्लीज करके ना, जो लोग पढ़ने के लिए बैठे हैं या जो सीरियस कैंडिडेट हैं वही पढ़िए, जिनमें से बिल्कुल मुझे पता है ना आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनका 0.6, 0.5, 0.2 मार्क्स से रह गया है। तो मैं ना उन सीरियस कैंडिडेट्स के लिए क्लास लेती हूँ, मैं फालतू नहीं पढ़ाती हूँ। जितनी क्लासेस जाती हैं मतलब की जाती हैं,
क्लासेस कम पड़ जाती हैं, मेरे पास कंटेंट इतना है साइंस का, पूछो जरा ऑनगोइंग जो बैच है ना उनसे पूछो जरा, क्लासेस कम पड़ जा रही हैं, कंटेंट ज्यादा है, पीडीएफ वो पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, इतनी ज्यादा पीडीएफ उनको मिलती है ना। तो ऐसे कोई भी कैंडिडेट जो ये चीजें लिखते हैं ना, वह ये फालतू का जो चीजें आके लिख रहे हैं कि टाइम पास नहीं हो रहा है तो मोबाइल खोल लिया और कुछ भी लिख दिया, बच्चे आप अपने फ्यूचर के साथ ना खेलिए। यहाँ पे हम अपना फ्यूचर बना के बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाने पे आपका एक दो चीज से भी, अगर आप हमारी वजह से, अगर आपकी सरकारी नौकरी 1 नंबर से भी पास आप हो जाते हो, या हमारी पढ़ाने से आपका 1% भी हम कुछ चेंज ला पाते हैं ना, तो वो हमारे लिए ना बहुत प्राउड की बात होगी। तो प्लीज करके ना आप लोग सही से ना चीजें पढ़िए, ठीक है। ओके राइट। हीमोग्लोबिन में हमारे पास जो होता है ना वो आयरन रखा होता है, जिसको हम सिंबल Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया में मैक्सिमम लड़कियां या मैक्सिमम फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके शरीर में आयरन की भारी मात्रा में कमी होती है। कोई भी फीमेल किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर अपना ब्लड टेस्ट कराएगी और उसमें आयरन चेक कराएगी तो फीमेल की बॉडी में आयरन की मात्रा होती है बहुत ही ज्यादा कम। और इस आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? फीमेल्स में बहुत कॉमन बीमारी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अनीमिया की नाम से जानते हैं, ठीक है। अनीमिया फीमेल्स में बहुत ज्यादा कॉमन है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आंसर क्या करना है आपको? आप अनीमिया करके याद रखोगे, राइट। तो हमारा ब्लड का कलर जो है वो लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन में हमारे पास O2 यानी कि ऑक्सीजन कैरियर कैपेसिटी होती है, और इसी हीमोग्लोबिन में हमारे सेंटर में, केंद्र में आयरन रखा होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड हो जाता है क्या? लाल, ठीक है, रेड कलर। अब हम लाल पे इतना एम्फेसिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो कीड़े होते हैं ना उनके अंदर होता है खून पीला। कॉकरोच को कभी ऐसा मसल के देखा है? कॉकरोच का खून कैसा होता है? येलो कलर का। कॉकरोच को हम मारते हैं या किसी भी कीड़े को मारोगे तो उसके अंदर से खून जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा? पीले रंग का। ऑक्टोपस के अंदर खून कैसा होता है? नीले रंग का। तो ऑक्टोपस के अंदर, हमारी बॉडी में लाल रंग है आयरन की वजह से, और ऑक्टोपस के अंदर खून जो होता है वो होता है कॉपर की वजह से नीला। आप कॉपर सल्फेट पढ़ो, केमिस्ट्री में जब हम कॉपर सल्फेट पढ़ते हैं तो उसके सॉल्यूशन का रंग क्या होता है? नीला। कॉपर जहां पे भी होगा वो नीला रंग देगा, आयरन जहां पे भी होगा वो लाल रंग देगा। सेब को काट के आधा रख देते हैं, सेब कुछ देर के बाद ना लाल रंग का हो जाता है, ऊपर की जो उसकी परत होती है वो लाल रंग की हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेब के अंदर आयरन बहुत होता है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्यों बोला जाता है कि एक सेब खाने से आपको शायद डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा? क्योंकि सेब के अंदर आयरन को मिला के बाकी सारे जो कंटेंट होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से जो सेब होता है वो हमारी बॉडी के लिए एक न्यूट्रिशन की तरह यहाँ पे काम करता है, राइट। इतनी चीजें समझ आ गई आपको। ये है हमारे ब्लड का कॉम्पोजिशन, या हमारे ब्लड कॉम्पोजिशन है, ये हमारे ब्लड का इंपॉर्टेंट फीचर। अभी यहाँ पे अगर हम ब्लड के कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो हमारा जो मानव रक्त यानी कि ब्लड जो होता है वो मेन दो चीजों से मिलके बनता है, जिसमें से पहला हमारा होता है प्लाज्मा, राइट। पहला हमारा क्या होता है? प्लाज्मा। और दूसरा हमारा क्या होता है यहाँ पे? प्लेटलेट्स। क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। आप कभी ब्लड टेस्ट आपका कराते हो तो उसमें क्या करते हैं कि आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको अलग कर लेते हैं, ताकि वो ये पता लगा पाए कि आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है या आपके अंदर प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है। तो अगर मैं सिर्फ प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा क्या होता है? जैसे कि चाय पत्ती के अंदर जब चाय पत्ती उबल रही होती है ना फ्राई पैन पे, गैस पे रख के जब आप चाय पत्ती उबालते हो तो उसमें पानी होता है और साथ में क्या होता है? आपने दूध जो डाला है वो उसका लिक्विड पार्ट बनाता है। लेकिन उसी चाय पत्ती में जब आपने अदरक, आपने इलायची, आपने चाय पत्ती खुद डाली है, वो उसका सॉलिड पार्ट बनाते हैं। उसी तरीके से हमारे ब्लड में एक होता है ठोस पार्ट, है ना, ठोस हिस्सा यानी कि सॉलिड पार्ट, और एक होता है तरल या द्रव हिस्सा जिसे हम बोलते हैं। तो जिसमें से जो हमारा प्लाज्मा है वो हमारे ब्लड का कौन सा पार्ट कराते हैं? द्रव पार्ट कराते हैं। यानी कि हमारे प्लाज्मा जो है वो हमारा कौन सा हिस्सा होता है? द्रव। तो इसके अंदर पानी की मात्रा कितनी होगी? 90 से 92%। हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर 90 to 90% क्या होता है?
पानी होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर, इस ब्लड के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन में इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स के नाम आपको पूछे जाते हैं, जिनके नाम आपको याद रखने हैं। फाइब्रिनोजन, ठीक है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही बुलाते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, या फिर आप एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन का नाम याद रखिएगा जिसको हम एल्ब्यूमिन के नाम से जानते हैं, और एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन का नाम याद रखिए जिसको हम हेपेरिन के नाम से जानते हैं। अब इन पांचों हाँ भैया सौरभ जी, फिजिक्स केमिस्ट्री भी सब मैं ही पढ़ाऊंगी, 1 वुमेन आर्मी रहेगा ये पूरा, ठीक है, इसमें टेंशन ना लो आप। पूरा का पूरा जो है ये पूरा सिलेबस A to Z, क्लास की पहले भी दिन आप मुझे ही देखोगे और क्लास के आखिरी दिन तक भी आप मुझे ही देखोगे। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं लिखना है आपको, दिस इज ऑल इन योर PDF। आपको समझना है और पेपर पेन लेके बैठना है, ताकि इंपॉर्टेंट चीजें आप एक रजिस्टर बना लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आप उसमें लिखिए, और उस रजिस्टर में जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स लिख के सॉल्व करने पड़ेंगे, तो उस तरीके से आप एक रजिस्टर बना लीजिए, ठीक है। ओके राइट। दिल्ली पुलिस के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कर, आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, डोंट वरी, कोई चिंता नहीं। अभी ट्रस्ट किया है ना तो हम इस ट्रस्ट को तोड़ने नहीं देंगे आपके, बिल्कुल प्रभजोत, बिल्कुल चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। फिर वही आप एग्जाम्स वगैरह के लिए पूछ रहे हो, कैसा आप एग्जाम वगैरह का टेंशन क्यों ले रहे हो? क्लास रोज यूट्यूब पे नहीं होगी, क्लास रोज आपकी ऐप पे होगी, ऐप पे होगी, ठीक है। चलो वापस, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये 3 प्रोटीन जो है वो आपके शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने को रोकते हैं, यानी कि ये आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमने देते, लेकिन अगर आपको चोट लगेगी ना तो ये आपकी ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो इन 3 प्रोटीन की वजह से होती है। किसकी वजह से? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन, राइट। देखो चोट लगी, आपका हाथ कहीं दीवार पे घिसट गया, बाइक से, स्कूटी से, स्कूटर से हम कई बार गिरते हैं, चलते चलते हम गिर जाते हैं रोड पे, घुटने छिल जाते हैं, देखा है ना, घुटने छिल गए, कोहनी छिल गई, तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि उस कोहनी जैसे शुरू में तो वो पिंक पिंक होता है, बाद में उसी पे ना काली परत सी जम जाती है, जो बाद में अपने आप हट जाती है। वो काली परत जो जमती है ना, वो आपकी किस लिए जमती है? ताकि आपके शरीर से ज्यादा खून ना बहे और वहीं की वहीं क्या हो जाए, ब्लड क्लॉटिंग हो जाए। अगर इसका जरा आप दूसरा साइड देखो, अगर आपके शरीर में फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन जो है ना ये नहीं आपका बनता है ना आपके शरीर में, या किसी की कोई दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से ये 3 प्रोटीन शरीर में ना बने, तो क्या होता है कि अगर जरा सा पिन भी चुभोए ना किसी को तो खून बंद ही नहीं होगा, खून निकलता रहेगा और इतना निकलेगा कि हो सकता है कि उस आदमी की डेथ हो जाए। हीमोग्लोबिन इस बीमारी को बोलते हैं जहां पे शरीर के अंदर फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन बनता ही नहीं है, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट को आप जरा याद रखिएगा कि ये 3 चीजें हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं अगर हमें चोट लगती है, यानी कि शरीर के किसी एक्सटर्नल सरफेस पे, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल सरफेस पे। आपने कभी स्टेटमेंट सुनी है कि चोट लग गई, दिमाग में अंदर ही खून बह गया और मौत हो गई? ये सुने आपने कभी भी कैसा ऐसा कुछ भी सीन जहां पे आपने सुना हो कि एक्सीडेंट में शरीर के बाहर कहीं खून नहीं निकला लेकिन अंदर ही क्लॉटिंग हो गई, यानी कि शरीर में अंदर ही खून बहा और आदमी खत्म। रीजन क्या? क्योंकि अंदर खून का ना रक्त का थक्का जमता ही नहीं है। अगर हमारी अंदर में कोई भी आर्टरी या वेसल्स या धमनी या शिरा फट जाती है, टूट जाती है, तो आदमी की डेथ हो सकती है। वहीं पे अगर हम ये हमारे 3 प्रोटीन, चौथा प्रोटीन आपको एल्ब्यूमिन याद रखना है। एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी में या तो नेचुरली बनता है या आपको ये अंडे से मिलता है। अंडा खाने के लिए इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अंडे के अंदर जो है ना वो प्रोटीन आपका अवेलेबल होगा। और हेपेरिन की हम बात करें तो हेपेरिन हमारे शरीर का एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे शरीर के अंदर खून को जमने नहीं देता। अगर बाई चांस 1 सेकंड के लिए भी आपकी किसी आर्टरी या वेसल में खून जम गया तो वहीं पे डेथ हो जाती है। तो हमारे शरीर के अंदर हमारी जितनी भी धमनियां या शिरा हैं
उनमें किसी भी पॉइंट पे ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, यानी कि रक्त का थक्का जो है ना वो जमना नहीं चाहिए। राइट, तो ये पॉइंट जो है वो पूरा याद रखिए। ये समझ आया, ये प्लाज्मा से कॉन्टेक्स्ट में, प्लाज्मा की कॉन्टेक्स्ट में। और दूसरा पार्ट आपको ये याद रखना है कि प्लाज्मा हमारा 55% बनाता है ब्लड का, और प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारी 45% बनाती हैं। यानी कि मेरा ब्लड का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, 55% प्लाज्मा है और 45% जो है वो प्लेटलेट्स होगा। अब यहाँ पे जरा प्लेटलेट्स पे फोकस करते हैं। एक बार आप पहले रिवाइज कर लीजिए। प्लाज्मा, हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट प्लाज्मा कहलाता है। हमारा प्लाज्मा के अंदर पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 90 से 92, 90 to 90% बोली जाती है। हमारे प्रोटीन जो हमारे इस खून के अंदर बह रहे हैं वो फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन और हेपारिन, 5 प्रोटीन जो है ना वो आपको याद रखने हैं। राइट, 5 प्रोटीन आपको इस तरीके से याद रखिएगा। ये हमारा पूरा किसका कॉम्पोजिशन है, ब्लड का कॉम्पोजिशन है। ठीक है, मतलब ब्लड में प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन है। अगर मैं इसकी दूसरे कॉम्पोजिशन यानी कि प्लेटलेट्स की बात करते हैं, प्लेटलेट्स आपकी क्या होती हैं, कणिकाएं। क्या बोलते हैं इनको हम, कणिकाएं। तो पहली बात तो ये कि क्यों हम इनको ब्लड सेल्स नहीं बोलते हैं, क्यों हम इनको प्लेटलेट्स बोलते हैं। आखिरकार ये बह रहे हैं, ये है तो सेल्स, लेकिन इनको सेल्स क्यों नहीं बोला जाता, क्यों इनको कणिकाएं बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा, सेल हम उस चीज को बोलते हैं जो एक जगह स्थिर रहता है, यानी कि स्टेबल रहता है। ठीक है, हमारी बॉडी के सारे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, स्टेबल हैं। लेकिन ये हमारे ब्लड के अंदर ये जो आपको आरबीसीज कटोरी जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये स्टेबल नहीं है, ये बहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये हमारी बॉडी में लगातार बनते हैं और बिगड़ते हैं। यानी हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स जो हैं वो लगातार बनते हैं और लगातार खत्म होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। राइट, अब आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स या कणिकाओं की संख्या होती है या इनका विभाजन होता है वो 3 तरीके से किया जाता है। पहले होते हैं हमारे आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। दूसरे होते हैं डब्ल्यूबीसीज, जिनको हम व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से जानते हैं। और तीसरी होती है मेरे पास प्लेटलेट्स, जिनको हम पट्टिकाणु या बिम्बाणु के नाम से जानते हैं। तो पहला आरबीसीज क्या हो गया, लाल रुधिर कणिकाएं। रुधिर वर्ड हमने खून के लिए इस्तेमाल किया, कणिकाएं वर्ड हमने प्लेटलेट्स के लिए इस्तेमाल किया। तो लाल रुधिर कणिकाएं या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल्स। क्या, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। हम कभी भी सेल्स नहीं लिखते हैं, कभी कभी एग्जाम में आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स लिख देते हैं, तो वो टर्मिनोलॉजी गलत होती है। लेकिन आपको अगर कॉर्पसल्स मेंशन नहीं है तो आप सेल पे ही टिक मारेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में है तो ये सेल, लेकिन ये बह रहे हैं इसलिए हम इसको सेल ना बोल के कॉर्पसल्स बोलते हैं। राइट, अब ये रेड ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से आप याद रखिए। दूसरा डब्ल्यूबीसीज हम जब डिफाइन करते हैं तो डब्ल्यूबीसीज क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, सफेद। इनका रंग कैसा होता है, सफेद, इसलिए हम इनको सफेद के नाम से जानते हैं। और प्लेटलेट्स हमारी बोली जाती हैं किस नाम से, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या, थ्रोम्बोसाइट्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, या तो इनको बिम्बाणु बोला जाता है या इनको पट्टिकाणु बोला जाता है। तो आप हिंदी इंग्लिश में दोनों वर्ड याद रखिए, बिम्बाणु या पट्टिकाणु के नाम से जानते हैं। राइट, अब देखो आरबीसीज को अगर आप रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके खून का जो लाल रंग है ना वो इस आरबीसीज की वजह से है। आपके शरीर में 4.5 से लेके 5.5 मिलियन आरबीसीज आपके शरीर में हर समय मौजूद होता है। ठीक है, 4.5 से लेके 5.5 मिलियन आरबीसीज हर समय मौजूद होती हैं। इनमें से कुछ आरबीसीज आपके लगातार बनते हैं और मिलियंस ऑफ आरबीसीज हमारे खोते हैं, मतलब लगातार भी बनते हैं और नए भी बनते हैं और पुराने भी मतलब साथ साथ हो रहे हैं, मरते भी जा रहे हैं और जिंदा भी होते जा रहे हैं। ठीक है, नए बनते भी जा रहे हैं और पुराने खत्म भी होते जा रहे हैं। अब जरा ये समझो, अगर नए बन रहे हैं तो कहाँ से बनेंगे, लिवर से। आपके लिवर में जाके हमारे जो आरबीसीज हैं वो संग्रहित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, रख जाते हैं।
लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये बनते कहाँ से हैं, तो आप याद रखिए बोन मैरो से बनते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। हमारे शरीर में कुछ हड्डियां ऐसी हैं जिनके ऊपर हमारे बोन मैरो टिश्यू जो है ना वो चिपका हुआ होता है, या बोन मैरो टिश्यूज जो है ना वो रखे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये क्या है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर लगातार वहां से आरबीसीज बनते हैं। अगर ये आरबीसीज का जीवन चक्र आपसे पूछा जाए, इस पूरे आरबीसीज की लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन कितना है, तो मात्र 120 दिन आपको याद रखना है। 120 डेज किसी एक आरबीसीज की ना पूरी लाइफ होती है यहाँ पे। अगर आपको पूछा जाए कि 120 दिन के बाद, मरने के बाद ये आरबीसीज कहाँ पे जाके दफनाए जाते हैं, तो आपको क्या याद रखना है, स्प्लीन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लीहा। तो चीजें बराबर हैं। सबसे पहले रक्त हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आरबीसीज की वजह से हमारा ब्लड रेड हो जाता है, क्योंकि हमारे आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन रखा है ना। आरबीसीज बनते कहाँ से हैं, यानी कि उनको पैदा कौन करता है, अस्थि मज्जा या बोन मैरो। जबकि एक बच्चा जो अभी माँ की गर्भ में है, यानी कि मदर वूम में है, तब उसके जो आरबीसीज बनेंगे वो लिवर के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि यकृत के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन एक यंग बच्चा जो पैदा होके आगे अपनी लाइफ साइकिल चलाता है, उसके जो आरबीसीज हैं वो बोन मैरो से बनते हैं। आरबीसीज का घर कौन सा है, संग्रहित कहाँ से होते हैं, बोन मैरो से निकलते हैं, रक्त वाहिकाओं या ब्लड वेसल्स में घूमते हैं। अगर कभी रिलैक्स या स्टोर करना है, उन्हें संग्रहित करना है, तो लिवर के अंदर ही जाके स्टोर होते हैं। लेकिन अगर कभी आरबीसीज मरते हैं तो वो प्लीहा में जाके उनको दफनाया जाता है। इसीलिए स्प्लीन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ सेल, यानी कि आरबीसीज का कब्रिस्तान के नाम से इसको हम यहाँ पे जानते हैं। तो एक पूरा लाइफ स्पैन एक आरबीसीज का पैदा होने से मरने तक आपके पूरे शरीर में जा रहा है, और इस दौरान वो आपके शरीर में ऑक्सीजन को पूरा बेहतरीन तरीके से सप्लाई कर रहे हैं। उसके काम को आप ऐसे समझो, उस काम को ना आप ऐसे, उसके काम को आप ऐसा समझो कि यहाँ पे उसकी, अगर हम उसके फंक्शंस की बात करते हैं ना, आरबीसीज की अगर मैं आपको बात करूं, तो आरबीसीज की एक शेप जो होती है वो बाइकॉनकेव होती है, कटोरी की तरह शेप होती है। शेप इसको हम बाइकॉनकेव या उभयातल आकार का बोलते हैं, बाइकॉनकेव या फिर उभयातल आकार बोलते हैं, जो अंदर से जो है ना वो खाली होता है, अंदर से बिल्कुल खाली है, और इसके अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसलिए आरबीसीज को हम क्या बोलते हैं, इन्यूक्लिएटेड। क्या बोलते हैं, इन्यूक्लिएटेड, यानी कि केंद्रक के बिना यहाँ पे डिफाइन करा जाता है। इस आरबीसीज के अंदर अगर केंद्रक नहीं है या न्यूक्लियस नहीं है, तो ना तो इसके अंदर ईआर होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम डिटेल में सब करेंगे, ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और ना ही किसी तरीके का कोशिकांग, यानी कि जिसको हम सेल ऑर्गेनल के नाम से जानते हैं, वो प्रेजेंट होगा। तो ये पूरी जगह खाली है। तो ये खाली जगह क्यों रखी है, ताकि इसमें काफी सारे हीमोग्लोबिन्स आके भर सके। क्या हो सके, काफी सारे हीमोग्लोबिन्स आके भर सके। और इन हीमोग्लोबिन्स की अगर हम संख्या की बात करते हैं तो 280 मिलियन, इसको इमेजिन करना भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी आपकी गड़बड़ हो जाएगी। मतलब आप इसको इमेजिन भी, मेरे ख्याल से पता नहीं कितने लोग इस नंबर को इमेजिन भी कर पाएंगे। एक सिंगल आरबीसी के अंदर, यानी कि आपका एक आरबीसी कितने हीमोग्लोबिन को रखता है, 280 मिलियन हीमोग्लोबिन को। और इसमें से हर हीमोग्लोबिन के ऊपर क्षमता होती है कि वो आपके 4 ऑक्सीजन को संभाल के रख सके, या 4 ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर सके, या 4 ऑक्सीजन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। इसलिए आरबीसीज को हम ऑक्सीजन का परिसंचरण या परिवहन तंत्र भी बोलते हैं, या ये ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में it actually supply the oxygen from one part to the other। तो ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन के ऊपर 4 ऑक्सीजन 280 मिलियन के ऊपर कितना होगा, into 4 करिए। और ऐसे आपके पास आरबीसीज एक नहीं है, आपके शरीर में
4.5 मिलियन हीमोग्लोबिन आरबीसीज हमेशा आपके शरीर में मौजूद होते हैं। तो आरबीसीज आपको समझ आए, रेड ब्लड सेल्स जो है वो समझ आए, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन मेन ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। आरबीसीज का मेन काम यही है कि वो आपके शरीर को, आपके खून को लाल रंग देते हैं। दूसरा, आपके शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, इसके आगे का आपका जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स का फंक्शन क्या है, डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। जिस तरीके से हमारे सोल्जर हमारे देश की रक्षा करते हैं ना, उसी तरीके से ये डब्ल्यूबीसीज हमारे शरीर की रक्षा करते हैं बाकी के दुश्मनों से। आप खाना खाते हो, कुछ भी खाते हो, सांस लेते हो, आपकी बॉडी के अंदर वायरसेस बैक्टीरिया जाते हैं, है ना। हमारे शरीर के अंदर वायरसेस बैक्टीरिया पनप भी जाते हैं किसी भी गंदगी से या मौसम की वजह से, तो उनको मारने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो हमारे डब्ल्यूबीसीज का किया जाता है। और ये डब्ल्यूबीसीज जो हैं वो हमारे 5 तरीके के होते हैं, जिसको हम एओसिनोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो आपकी अगली क्लास जो है वो आपकी डब्ल्यूबीसीज की से ही शुरू होगी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स या डिफेंस मैकेनिज्म से हम स्टार्ट करेंगे। तो एक बार मैं आपको पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद हम एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और क्लासिफिकेशन वाले पार्ट पे आएंगे। तो इस पूरे बैच में जो आपका शुरू हो गया है आज से, इसमें हम पूरा जो साइंस का कोर्स है, और मैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूं, ये आपका कंप्लीट थ्योरी का कोर्स है, जहाँ पे न्यूमेरिकल्स जो है ना उनको फोकस किया जाएगा, बट इन अ वे ये कंप्लीट थ्योरी का कोर्स है, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट्स जो है ना वो आपको कराए जाएंगे। तो कोई यहाँ पे किसी तरीके का आपको शक ना रहे कि खाली बायो या कुछ, आपको बायोलॉजी, फिर उसके बाद फिजिक्स और उसके बाद केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट की पूरी थ्योरी जो कि आपका ये बैच मेंशन कर रहा है, कंप्लीट थ्योरी ऑफ बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो कि आपके स्टेट सर्विसेज, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, जिनके एग्जाम अभी कभी भी डिक्लेयर हो जाएंगे, उनमें आने वाली है। दूसरा, आपके रेलवे के एग्जाम जो बिल्कुल आपके चौखट पे बैठे हैं और कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं, और एसएससी ने अपना पूरा कैलेंडर ऑलरेडी आप लोगों के लिए जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट जो है ना वो ऑलरेडी आपकी सामने आपके है। तो इनमें से सारे एग्जाम्पल और एग्जाम चीज जो है ना वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन पेपर्स वगैरह आप देखो, यहाँ पे एनालाइज करो चीजों को। साइंस में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा आता है, इसका कोई डेफिनेट क्वेश्चन, डेफिनेट रीजन या डेफिनेट आंसर नहीं है। साइंस में आप जिस एग्जाम को दे रहे हो उसके ऊपर, हालांकि एक अगर मैं एवरेज की बात करूं तो साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ना वो आपके बायो के ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके पास सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो बायो से पूछे जाते हैं, तो वो पार्ट जो है ना वो आपका कंप्लीट रहेगा चीजों में। अच्छा, ओनली हिंदी में बोल, एक तो भाई देखो प्लीज करके ना एक तरीके से चीजों को समझो। अगर आपको चीजें समझ नहीं होंगी तो आप कैसे भी समझोगे। अगर आपको समझना है ही नहीं, आपको पढ़ना है ही नहीं, आपको कोई मतलब नहीं, अगर आपको सिर्फ टाइम पास करना है, तो फिर ये जान लो कि फिर तो भाई देखो भगवान भी आपको नहीं पढ़ा सकता। पढ़ने के लिए ना बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन और पढ़ने के लिए फोकस्ड चाहिए होता है स्टडी, और ये फोकस बनाना ना एक आसान बात नहीं है। आप में से 100% लोगों में से कितने लोग किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं, और वही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं ना जो डिटरमिन्ड होते हैं अपनी चीजों को लेके, जिनको अपने और अपने माँ बाप के सपने पूरे करने होते हैं ना, वही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। जो लोग सिर्फ बोलते ही रह जाते हैं वो सिर्फ बोलते ही रह जाते हैं, है ना। तो चीजों को जरा अच्छे से समझिए आप। क्लास जो है वो आपकी 7 to 8 मंडे टू फ्राइडे, साइंस के जो स्पेशल बैचेस हैं वो आपके सैटरडे और संडे चैप्टर के हिसाब से लगा करेंगे, और 4 महीने में आपके साइंस का पूरा बैच जो है वो कंप्लीट होगा, जहाँ पे आपकी अगर किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में साइंस की कोई भी थ्योरी पूछी जाती है तो वो यहाँ से आप कंप्लीट कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन आप करिए ताकि आज से जो क्लास हुई है आप उसको ज्वाइन कर पाओ। आपकी अगली क्लास जो है वो आपको एक बार न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में होंगे, भाई बिल्कुल होंगे, न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में होंगे। कितना साइंस के लिए, भाई देखो साइंस के लिए आप एक ही बैच ले पाओगे ना,
इस बैच को लेने के बाद कोई और बैच, कितने बैच लेने हैं? एक बैच लेने, देखो साइंस एज अ होल पढ़नी है, एक ही बार सिलेबस ढंग से कंप्लीट हो जाता है, 50 बार चीजें नहीं कंप्लीट होती। एक ही बार मैं सारी चीजें बढ़िया तरीके से कंप्लीट करूँ कि दोबारा उस चीज को फिर रिवाइज करना पड़े, शुरुआत से शुरू ना करना पड़े चीजें, ठीक है। तो लेट्स मीट इन अ बैच। एक बार से आपका जो पूरा पार्ट है उसको हम शुरुआत करते हैं। तो ये साइंस की अपनी जो पूरी जर्नी रहेगी नए बैच की, तो वो 4 महीने से ज्यादा की जर्नी होगी और इस पूरे सफर के दौरान हम जो भी साइंस है उसको बढ़िया तरीके से कवर करेंगे, राइट। तो मंडे की क्लासेस जो है वो मंडे से जो क्लासेस होने वाली हैं उनको ज्वाइन करिएगा। टाइमिंग आपका 7 से 8 है। पीडीएफ, सारे स्टेट के एग्जाम्स और सारी चीजें बढ़िया तरीके से कंप्लीट होंगी। तो आज के लिए यहाँ पे इसको बस खत्म करते हैं। ब्लड जो है इसको आप करिए यहाँ पे कंप्लीट। एडमिशन आपके 1 वीक तक है, 1 हफ्ते तक आराम से जो लोग हैं एडमिशन ले सकते हैं। टाइम 7 से 8 भैया, टाइम 7 से 8, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच, लेट्स मीट ऑन मंडे। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।